वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डेट है 29 जुलाई और हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है मौसम ऐप। यह जो ऐप है यह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के 14वें स्थापना दिवस पे इसको लॉन्च किया गया। अगर हम बात करें इसको विकसित किसके द्वारा किया गया है, तो इसको विकसित किया गया है IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब अगर हम इस ऐप के बारे में बात करें तो यह जो ऐप है यह विभिन्न शहरों या अलग अलग स्थानों में मौसम की पूर्वानुमान व चेतावनी प्रदान करेगा। अगर हम बात करें यह जो ऐप है यह लगभग 200 शहरों में वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ की जो विंड स्पीड है और जो विंड की डायरेक्शन है उसके साथ साथ मौजूदा मौसम की जानकारी भी उपलब्ध कराएगा। और यह जो ऐप है इसका जो डाटा है उस डाटा को दिन में 8 बार अपडेट किया जाएगा, तो ये भी अच्छी बात है। और यह ऐप मौसम में मौसम में लोगों को चेतावनी देने के लिए 5 दिनों के लिए 5 दिन में 2 बार लाल, पीले एवं नारंगी रंग के कोड के माध्यम से लोगों को अलर्ट करेगा। अब अगर हम बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन जी की, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में KRC नेट नॉलेज रिसोर्स सेंटर को भी लॉन्च किया है। इसके अलावा इन्होंने और भी कई ऐप्स को लॉन्च किया है, जैसे कि इन्होंने लॉन्च किया ई ब्लड सर्विस ऐप को। यह जो ऐप है यह कोरोना काल में ज़रूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो डॉक्टर हर्षवर्धन है उन्होंने एक और ऐप लॉन्च की जिसका नाम है आयुष संजीवनी ऐप। और जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। और इन्होंने हाल ही में एक मोबाइल आई लैब को विकसित किया है कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो मेघ संदेश ऐप है यह बेंगलुरु में इसको डेवलप किया गया है। जो बेंगलुरु के जो लोग हैं वहाँ पे मौसम की जानकारी के लिए इस ऐप को विकसित किया गया है। अगर हम बात करें एयर वेंटी ऐप की, तो यह जो ऐप है इसको मुंबई में लॉन्च किया गया है। और जो मुंबई के लोग हैं वह इस ऐप की सहायता से सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड व वेंटिलेटर्स की उपलब्धता का पता लगा सकते हैं। और इसी के जैसा एक और ऐप लॉन्च किया गया है दिल्ली में जिसका नाम है दिल्ली कोरोना। तो इन सभी को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए? तो इनका नाम है हिचेम मिचिची। जो हिचेम मिचिची हैं यह जगह लेंगे पूर्व प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक की, जिन्होंने हाल ही में मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया था। और जो हिचेम मिचिची हैं यह इसके पहले परिवहन मंत्रालय में कर्मचारियों के प्रमुख थे और उन्होंने सामाजिक मामलों के मंत्रालय में भी इन्होंने कार्य किया था। अब अगर हम बात करें ट्यूनीशिया के बारे में, तो यह ट्यूनीशिया की स्थिति है, जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक अफ्रीकन कंट्री है। इसकी जो राजधानी है वह है ट्यूनिस। जो मुद्रा है वह है ट्यूनीशियन दीनार। और यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं वह है कैस सैयद। इसके अलावा हाल ही में कई देशों के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्रियों की नियुक्तियां हुई हैं। अगर हम उनका एक क्विक रिवीजन करें तो पहले हम बात करेंगे इजराइल की। तो इजराइल के जो फिर से PM बने हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। आयरलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो PM बनाए गए हैं वह है माइकल मार्टिन। अफगानिस्तान की बात की जाए तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वह है अशरफ गनी साहब और जो PM है वह है अब्दुल्ला अब्दुल्ला। बात की जाए मालावी की, तो मालावी के हाल ही में प्रेसिडेंट बनाए गए लाजरस चकवेरा। बात की जाए फ्रांस की, तो फ्रांस में हाल ही में जीन कास्टेक्स को प्रधानमंत्री बनाया गया। अगर हम बात करें इथोपिया की, तो इथोपिया की जो साले वर्क जेबड़े हैं ये इथोपिया की पहली महिला प्रेसिडेंट है। बात की जाए गेवोन की, तो गेवोन की जो अशोका रेपोंडा है यह भी गेवोन की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको आप अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं। भारत सरकार ने कश्मीरी सैफरॉन को GI टैग दिया है। वह किस राज्य की है? तो जैसा कि नाम से दिख रहा है यह है जम्मू कश्मीर राज्य की। इसके पहले अगर हम बात करें जो GI टैग्स हैं वह क्या होते हैं उनके बारे में अगर बात की जाए, तो जो GI टैग्स हैं इनका फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था, जिसके अंतर्गत जो
कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो किसी स्थान विशेष में पाए जाते हैं, मतलब किसी एक स्थान से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर ये अधिक मात्रा में उगते हैं, तो उनके जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, कानूनी अधिकार हैं, वह उस राज्य को प्रदान कर दिए जाते हैं जीआई टैग के अंतर्गत। और जो जीआई टैग है उसकी वैलिडिटी होती है 10 साल के लिए। और जो सबसे पहली बार जीआई टैग दिया गया था वह दिया गया था 2004 से 2005 के बीच में दार्जिलिंग की चाय को। सर्वाधिक जीआई टैग दिया गया है कर्नाटक राज्य को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ जीआई टैग्स के बारे में, कुछ इंपोर्टेंट जीआई टैग्स हैं, जिनमें से अगर हम बात करें आम की, तो जो आम है उनमें अल्फांसो आम जो महाराष्ट्र का है इसको जीआई टैग दिया गया, और बिहार के जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें हल्दी के बारे में, तो जो हल्दी है उनमें कंधमाल हल्दी जो उड़ीसा की है, महाराष्ट्र की सांगली हल्दी, तमिलनाडु की इरोड़ हल्दी, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया। अब अगर हम बात करें कॉफी के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के अराकू में जो अरेबिका कॉफी होती है उसको जीआई टैग दिया गया। कर्नाटक के कुर्ग में जो अरेबिका कॉफी होती है उसको जीआई टैग दिया गया। और कर्नाटक के चिकमंगलुरु में जो अरेबिका कॉफी उत्पन्न होती है, जो उगाई जाती है, उसको जीआई टैग दिया गया। और जो चिकमंगलुरु है इसको भारत की कॉफी राजधानी भी कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा केरल के वायनाड में रोविस्टा कॉफी को, और कर्नाटक के बाबाबुदन में जो अरेबिका कॉफी होती है उसको जीआई टैग दिया गया, तो उनको आप ध्यान से याद रखिएगा। अब हम बात करें जीरा की, तो जो जीरा है वह हिमाचल प्रदेश के चुल्ली जीरा और हिमाचल प्रदेश के ही हिमाचली काली जीरा, इनको जीआई टैग दिया गया। अब बात की जाए चावल की, तो मणिपुर के काला चावल जिसको हम बोलते हैं चाक हाउ। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार के कतरनी चावल को, छत्तीसगढ़ के जीराफूड चावल को, और असम के बाक्सोल चावल को जीआई टैग दिया गया। और बात की जाए पान की, तो बिहार के मगही पान और केरल के त्रुर पान। अब जो साड़ी की अगर हम बात करें, तो त्रिभुवन सिल्क साड़ी जो तमिलनाडु की है उसको, बिहार के भागलपुर की सिल्क साड़ी, और तमिलनाडु की जो साड़ी है उसका नाम है कडांगी साड़ी। बात की जाए चूना या बलुआ पत्थर की, जो वह उत्तर प्रदेश के बलुआ पत्थर को जीआई टैग दिया गया। डिंडीगोला ताला वह कहाँ का है, वह तमिलनाडु का। सिरसी सुपारी यह कहाँ की, यह कर्नाटक की है। मयूर गुड़ जो है वह केरल का है जिसको जीआई टैग दिया गया। रसगुल्ला है उड़ीसा का। कुल्लू सॉल यह हिमाचल प्रदेश का है। शाही लीची यह बिहार की है। और कड़कनाथ मुर्गा यह कहाँ का, यह मध्य प्रदेश का है जिसको जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा तेलंगाना की अगर हम बात करें, तो तेलंगाना राज्य के डोकरा क्राफ्ट और बारंगल दरी, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के जो कोल्हापुर चप्पल है, जो कोल्हापुरी चप्पल है आपने देखा होगा, उनको जीआई टैग दिया गया। तमिलनाडु के पंचमृतम प्रसाद जो एक प्रसाद होता है उसको जीआई टैग दिया गया। बिहार के सिलाव खाजा मिठाई को जीआई टैग दिया गया। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की जो ग्रीन टी है और जो व्हाइट टी है उनको, और गुजरात के पेठापुर प्रिंटिंग ब्लॉक जो वुडन जो ब्लॉक्स होते हैं उनको जीआई टैग दिया गया है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ध्यान से। मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ ताकि आप एक बार में ही लगभग सारे जो जीआई टैग्स हैं वह कवर हो जाएं। जीआई टैग्स का जो स्लोगन है अगर उसके बारे में अगर बात करें, तो अतुल्य भारत की अतुल्य निधि इनका स्लोगन है। इसके अलावा हाल ही में मई महीने में तेलंगाना के तेलिया रुमाल व झारखंड के सोहरई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, तो उनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में 28 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो 28 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के रूप में। अब जो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ये क्यों मनाया जाता है, इसको मनाए जाने का जो उद्देश्य है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उनको संरक्षण के लिए उत्तम प्रयास करने के लिए लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य जो है उद्देश्य है। अगर हम बात करें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, तो हमारा जो जीवन है पूरी तरह से इन पर ही निर्भर करता है। अगर इनमें से एक भी विलुप्त हो जाता है या एक भी पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इनमें है हवा, पानी, जो हमारी मिट्टी है, और जो पेड़ पौधे हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। अगर इनमें से मान लो पानी भी समाप्त हो जाता है तो हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर पाएंगे, तो यह डे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में, तो यह भी 28 जुलाई को मनाया जाता है। जो हेपेटाइटिस है यह एक डिजीज़ है, यह मेनली हमारे लीवर को इफेक्ट करती है, और जो लीवर की यूनिट होती है उसको कहा जाता है हेपेसाइट्स, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस जो होते हैं वे 3 टाइप के होते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस। जो सी वायरस होता है यह सबसे खतरनाक होता है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें 28 जुलाई को ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 28 जुलाई को नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर बारूक
ब्लमबर्ग की बर्थ एनिवर्सरी है, इसलिए 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। जो डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग हैं, इन्होंने पहले तो हेपेटाइटिस वायरस की खोज की और उसके बाद इन्होंने वैक्सीन भी डेवलप की, इसलिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है 17 जुलाई को, और हाल ही में हमने मनाया है कारगिल दिवस 26 जुलाई को, उसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इस ऐप का नाम है बिस केयर ऐप। अब यह जो ऐप है, इसको लॉन्च किया गया है फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर रामविलास पासवान के द्वारा। इस ऐप के बारे में अगर हम बात करें, तो जो उपभोक्ता हैं या जो कंज्यूमर्स हैं, वह इस ऐप की सहायता से जो ISI मार्क्स होते हैं या जो हॉल मार्क्स होते हैं, उनकी प्रमाणिकता की जांच कर सकेगा और यह जांच कर सकेगा वह सही है या नहीं है। और अगर उसको प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें कोई दिक्कत आती है, तो वह इसी ऐप पर शिकायत भी दर्ज कर सकता है। इसके अलावा रामविलास पासवान जी ने 3 पोर्टल भी लॉन्च किए, जिनमें है स्टैंडर्डाइजेशन पोर्टल, अनुरूपता आकलन, ट्रेनिंग पोर्टल फॉर ई-बिस भी इसमें लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अगर ऐप्स की बात हो ही रही है, तो हाल ही में भारत सरकार ने चीन के 47 और ऐप को बैन कर दिया है। इसके पहले भारत सरकार 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर चुकी है, और इस बार जो फेमस मोबाइल गेम PUBG है, उसको भी बैन करे जाने की चर्चा चल रही है। अब अगर हम बात करें हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो के चेयरमैन है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रमोद कुमार तिवारी। बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो मेरा वेतन ऐप है, मेरा वेतन ऐप जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सैलरी ट्रैक करने के लिए इसको लॉन्च किया है। इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद आ गया होगा। अगर हम बात करें ई किसान धन ऐप के बारे में, तो यह जो ऐप है, इस ऐप को हाल ही में HDFC बैंक ने लॉन्च किया है, और ताकि किसानों को लोन उपलब्ध कराया जा सके, इसलिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं हम सी बिगिल ऐप की। तो यह जो ऐप है, इस ऐप को 2019 का ई गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किया गया था, ई गवर्नेंस ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड इसके ऐप को प्रदान किया गया था। और यह जो ऐप है, यह इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया था 2019 में, ताकि आचार संहिता जो है उसको उल्लंघन ना हो एवं उस पर नज़र रखी जा सके। अगर हम बात करें जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है, उसका आर्टिकल कौन सा होता है? तो उसका आर्टिकल होता है 324, तो उसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंडियन नेवल एकेडमी की कमांडेंट का पदभार संभाला है? तो इसका पदभार संभाला है वाइस एडमिरल MA हम्पी होली ने, और यह जगह लेंगे वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की। अगर हम बात करें हमारी जो भारतीय सेना है उससे जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स के बारे में, तो हाल ही में भारतीय नेवी और अमेरिकन नेवी के बीच एक युद्धाभ्यास हुआ है, उसका नाम है पासेक्स। इसके अलावा जो अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है बोइंग, इनने भारत को अपाचे व चिनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी को पूरा कर दिया है। 27 जुलाई को मनाया गया CRPF ने अपना 82वां स्थापना दिवस, और हाल ही में केरल के एजीमाल में जो इंडियन नेवी है उसने अपना सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी खोला है। और नई दिल्ली में जो भारतीय वायुसेना है उनके कमांडर्स का सम्मेलन आयोजित किया गया है हाल ही में। और भारतीय सेना ने हाल ही में एक ड्रोन विकसित किया है निगरानी रखने के लिए, जिसका नाम है भारत ड्रोन, और इसको विकसित किया गया DRDO के द्वारा। और DRDO ने हाल ही में एक मिसाइल भी विकसित की है, जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका नाम है ध्रुवस्त्र, तो उनको आप याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो आनंदीबेन पटेल हैं, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका हाल ही में निधन हो गया है, तो उनके स्थान पर आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। अगर हम बात करें अशोका रेपोंडा की, तो यह गैबोन की PM है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनको हाल ही में प्रेसिडेंट बनाया गया है, यह भारतीय मूल के हैं, और इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है सूरीनाम का, तो इसको आप याद रखिएगा, सूरीनाम एक कंट्री है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने किसे एडवाइजरी ग्रुप में नामित किया है? तो एडवाइजरी ग्रुप में नामित किया गया अर्चना सोरंग को। जो अर्चना सोरंग है, यह एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, और यह जो ग्रुप है, ये जो एडवाइजरी ग्रुप है, इसमें 7 लोग होंगे, और ये सभी लोग जो बिगड़ता हुआ जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं उनके बारे में सुझाव देंगे एवं इनको सुधारने के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में, और जो सेक्रेटरी जनरल हैं वह हैं एंटोनियो गुटेरेस। और जो हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष बनाए गए
तुर्की के राजनयिक वोल्कर वॉस्किर, और भारत जो है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य देश के रूप में नियुक्त किया गया है। 2 सालों के लिए भारत को चुना गया है। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो विक्रम दुरई स्वामी है, यह बांग्लादेश में इनको भारत के राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है, विक्रम दुरई स्वामी को। इसके अलावा रुदेंद्र टंडन जो है, ये अफगानिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में अपॉइंट हुए हैं। आंद्रेज डूडा, यह बने हैं पोलैंड के, फिर से इनको राष्ट्रपति बनाया गया है पोलैंड का, तो उसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम की 5th डेथ एनिवर्सरी पर डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका उद्देश्य देश में जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनकी सहायता से नए स्टार्टअप्स खोलने में मदद करना। यह ऐसे लोगों की हेल्प करेगा जो स्टार्टअप्स को खोलना चाहते हैं। अगर हम बात करें DRDO की, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1958 को। इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। अगर हम बात करें इसके चेयरमैन की, तो वह कौन है? तो वह है जी सतीश रेड्डी। बात की जाए इसरो की, तो जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके जो फाउंडर हैं वह है विक्रम साराभाई, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1969 को। इसके जो हेड हैं वह है के सिवान, और हाल ही में के सिवान को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स ने वॉन करमन अवार्ड को देने के लिए इनको चुना है। इसके अलावा हाल ही में इसरो ने जो ब्राज़ील का एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया जिसका नाम है अमेजोनिया 1, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है, और इसकी जो स्थापना हुई है वह हुई है 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन के स्थान पर। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वह है PM मोदी, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके चेयरमैन भी होते हैं, जो हैं नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में। बात की जाए वाइस चेयरमैन की, तो वह है डॉक्टर राजीव कुमार, और जो इसके CEO हैं वह वर्तमान में है अमिताभ कांत। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे की ग्रीन पैनल का चेयरमैन बनाया गया? तो की ग्रीन पैनल के चेयरमैन बनाए गए कोल इंडिया लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन अनिल कुमार झा को। और जो की ग्रीन पैनल है, इसकी अगर हम बात करें तो 2017 में इसकी स्थापना की गई थी, इसके लिए ताकि जो एनवायरमेंटल रूल्स हैं उन पर निगरानी रखी जा सके, और अगर उनको कोई तोड़ता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा सके, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। और अब इसके कार्यकाल को जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है की ग्रीन पैनल के कार्यकाल को। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो इंद्रमणि पांडे हैं, इनको हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इनको चुना गया है। श्रीकांत माधव वैद्य जो है, यह हाल ही में बने हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष। और जो नितिन मेनन एक भारतीय एम्पायर हैं, और हाल ही में इनको ICCI के एलिट्स पैनल में शामिल किया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन में, फुटबॉल प्रीमियर लीग के गोल्डन बूट का जो अवार्ड है वह किसने जीता? तो इसको जीता है जेमी वर्डी ने, और जेमी वर्डी हैं लेसेस्टर सिटी के, और ये लेसेस्टर सिटी के पहले खिलाड़ी हैं जिनको यह अवार्ड दिया गया। और यह अवार्ड दिया जाता है सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों को। इस सीजन में इन्होंने किए हैं 23 गोल, और यह जो इस अवार्ड को पाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए, तो इनको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो गोलकीपर हैं एडरसन, इनको दिया गया गोल्डन ग्लव अवार्ड, ये मैनचेस्टर सिटी के। इसी के साथ हम बात करते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो जॉर्डन हेंडरसन है यह लिवरपूल फुटबॉल क्लब के कप्तान हैं, और इनको फुटबॉलर राइटर्स एसोसिएशन ने फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2019-20 अवार्ड से सम्मानित किया है। जो कला नारायण स्वामी यह भारतीय मूल की नर्स हैं, और कला नारायण स्वामी को सिंगापुर में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात की जाए जो अर्नब चौधरी हैं उनके बारे में, तो अर्नब चौधरी को टूनिस मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो उनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, यह बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह बुक लिखी गई RBI के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर डॉक्टर बिरल V आचार्य के द्वारा। अब यह जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अंतर्गत RBI के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रिसर्च थी, या उसकी जो स्पीसीज थी, या उसके जो कमेंट थे, उनको लिखा गया है।
और यह बुक भारत में ग्रोथ करने के लिए, भारत की जो इकोनॉमी है उसको ग्रोथ करने के लिए इसमें कई प्लान्स बताए गए हैं, इसमें कई तरीके बताए गए हैं। अब अगर हम बात करें आरबीआई के बारे में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1935 में कोलकाता में। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है मुंबई में। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, इससे भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है। तो इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 को। अब अगर हम बात करें जो आरबीआई होता है उसके एक तो मेन गवर्नर होता है और 3 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर। और जो हमारे गवर्नर थे आरबीआई के, वह हैं, पहले गवर्नर हैं ओसबोर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर हैं वह हैं सीडी देशमुख। तो उससे भी सीधे सीधा क्वेश्चन आता है। अब वर्तमान में जो शक्तिकांत दास जी हैं ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के, तो ये 25वें नंबर के गवर्नर है। इसके अलावा जो पहली डेप्यूटी गवर्नर थी आरबीआई की, तो उनका नाम, अगर उनके नाम की बात की जाए तो वह है के जी उदेसी। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो इनको वैसे हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। ये भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं जिनमें है रघुराम राजन, इनकी बुक आई है द थर्ड पिलर। बिमल जालान, इनकी जो बुक आई है वह आई है रेसिडेंट इंडिया। वाईवी रेड्डी, इनकी जो बुक आई है उसका नाम है इंडिया फिजिकल फेडरलिज्म। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता देने का ऐलान किया? तो भारत ने नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता देने का ऐलान किया है। और यह ऐलान डब्ल्यूएचओ की अपील पर किया गया, क्योंकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वह नॉर्थ कोरिया में एंटी टीबी प्रोग्राम चला रहा है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम चला रहा है। अब अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया के बारे में, तो जो नॉर्थ कोरिया है यह उसकी स्थिति है मैप पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो करेंसी है यहाँ की वह है नॉर्थ कोरियन वॉन और जो कैपिटल है वह है प्योंगयांग। बात की जाए सर्वोच्च नेता कौन है यहाँ पे, तो वह है किम जोंग उन, जिनको आप काफी अच्छे से जानते होंगे, जो न्यूज में काफी रहते हैं। भारत के जो राजदूत हैं वह है अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे। अगर हम बात करें जो नॉर्थ कोरिया और जो साउथ कोरिया इसके बीच के जो बॉर्डर है वह काफी खतरनाक बॉर्डर है, तो उसको कहा क्या जाता है, उसको कहा जाता है 38 डिग्री पैरेलल लाइन। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो हाल ही में चाइना ने अपना पहला स्वतंत्र मार्स मिशन लॉन्च किया है। साउथ कोरिया ने अपने पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है एनएसएस सेकंड, और यह लॉन्च किया है स्पेसएक्स की मदद से। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो 2019 से 2020 में जो अमेरिका है यह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। इसी हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो जो हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, अगर उसके आंसर की बात करें जाए तो राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ। और बात की जाए आज के क्वेश्चन के बारे में, तो जो आईपीएल का 13वां संस्करण है इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा, इसका जो आंसर है वह कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।